Hello students, so in the last lecture we discussed about the applications of Gauss law. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गॉस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके n नंबर ऑफ रिजल्ट्स, n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली बहुत ही n नंबर ऑफ सिमेट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट की, जिसमें था एक चार्ज स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वायर, प्लेन शीट। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सरफेस। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। क्लियर है? लेट्स से मेरे पास कोई भी एक थिन कंडक्टिंग सरफेस है, इस तरह से थिन है, इस तरह से एक मान लेते हैं थिन कंडक्टिंग सरफेस, और उस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, ये आपको मालूम है। वही सब करेंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वही है, इसको एनक्लोज करते हुए और चार्ज को एनक्लोज करते हुए एक क्लोज सरफेस लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल प्लेन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो सिमेट्री क्या हो रही है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था सिमेट्री के बारे में। अब इसको एनक्लोज करते हुए हम क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर। इसको एनक्लोज करते हुए हम क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर। क्लियर है एकदम, लाइक दिस। ठीक, हमने इसको एनक्लोज करते हुए एक सिलेंडर बना लिया। अब वही सब कुछ सेम चलेगा, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। लेट्स से इसका एरिया है A और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है एकदम। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर एकदम। अब मान लीजिए मैं इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। इसका मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DA, जिसका एरिया वेक्टर मैंने बना ही दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ। वो क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगेन मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ दूंगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो क्या हो जाएगा, E डॉट DA फॉर फर्स्ट, E डॉट DA फॉर सेकंड, E डॉट DA फॉर थर्ड। क्लियर है एकदम। नाउ अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, फॉर सेकेंड, फॉर द लेटरल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, एंड एरिया वेक्टर इज लाइक दिस। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। जब हम यहाँ पर देखेंगे, अब मैंने आपको बता दिया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कंडक्टर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, और वो प्रॉपर्टी थी, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, 0। यहाँ पर रीज़न क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या रीज़न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, 0। अब खाली मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि शीट से यहाँ की दूरी क्या होगी, सेम। क्लियर है एकदम, पॉइंट एकदम क्लियर है। ओके, सो जब भी मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, E इंटू DA, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, बाहर। तो ये क्या हो गया, E इंटू DA।
अब ये क्या है, टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस, और वो टोटल एरिया मैंने क्या लिया हुआ है, ए, तो ये क्या हो गया, ई इंटू ए। LHS आ गया हमारे पास ई इंटू ए। अब RHS क्या है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। LHS तो आ गया ई इंटू ए, RHS क्या है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड, बार बार मैंने बोला था व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस जो आपने एज्यूम करिए, दैट मीन्स इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है। अब भाई सिलेंडर के अंदर चार्ज तो यही है, और इसका एरिया क्या है, ए, और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब एक स्क्वायर यूनिट का जो चार्ज है वो है सिग्मा, तो ए स्क्वायर यूनिट का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। दैट मीन्स व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू अ कंडक्टिंग सरफेस, वो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस रिज़ल्ट को हम सिंपली वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं इस रिज़ल्ट को किसी और तरीके से भी सिंपलर वे में प्रूफ करा सकता हूँ। कैसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मेरे पास है कंडक्टिंग शीट, मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग शीट, क्लियर। यहाँ पर भी प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी सारे में प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब लेट से मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ए, बी और सी। मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए, बी और सी, क्लियर है। तीनों जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो मैंने निकाल रखा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट की वजह से एक्सप्रेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो मान के चलिए इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है। इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट का मतलब ये ए पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लोज। तो इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है। और इस शीट की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया वही रिजल्ट। यहाँ पर देख लेते हैं, इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एट पॉइंट सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही हमने प्रूव कर लिया बिना गॉस लॉ के कि भैया नियर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड ये 0 आएगा। प्रूफ कर लेते हैं। बी पॉइंट पर आप देखोगे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना आ गया, 0। दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0, एंड आउटसाइड वो कितनी आ रही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर एकदम। इस रिजल्ट को नोट करिए आप। नाउ हमने एप्लीकेशंस देख ली हैं गॉस लॉ की, और भी हम n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और भी हम बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखेंगे गॉस लॉ की मदद से जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलने वाले हैं। फ़िलहाल हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी होगी सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम 11वीं क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी को आपको पढ़ाया गया होगा, याद कीजिए। वहाँ पर 2 तरीके की फोर्स, पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी को ही डिस्कस करूँगा, जिससे जो 11th क्लास में डिस्कस की गई होगी मैं पहले उसी को ही डिस्कस करूँगा ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। याद कीजिए, आपको 11th क्लास में ज़रूर पढ़ाया गया होगा 2 तरीके की फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
फिर आपको पढ़ाया गया होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही होती है। क्लियर एकदम। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या था? वो फोर्सेस जिनका द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। It is independent on the path. Same electrostatic force. Electrostatic force भी कैसी force है? Conservative force. That means इसके द्वारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को मूव कराया जाए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए तो उस फोर्स का वर्क इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा व्हाट इज द पाथ, वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। फिर आपको याद कीजिए मैथमेटिक्स पढ़ाई गई होगी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। बेसिकली देयर आर 3 वेज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहला क्या है? अगर फोर्स कांस्टेंट हो, कंजर्वेटिव फोर्स पहला क्या है? अगर फोर्स कांस्टेंट हो, वो भी कैसी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव। कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, जस्ट लाइक mg, एक कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जितनी भी कांस्टेंट फोर्स होती है वो कैसी होती हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा क्या था? अगर फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो, अगर फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो, fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप, लाइक दिस। मतलब आई कैप के साथ x का फंक्शन हो, y कैप के साथ j का हो, और j कैप के साथ y का हो, और k कैप के साथ z का हो। जस्ट लाइक मान लीजिए फोर्स जो है स्पेस में इस तरीके से है। सो आप देखते क्या दोगे? सर ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरिएबल है और कंजर्वेटिव फोर्स, देखो पहली तो हो गई कांस्टेंट, ये एक वेरिएबल फोर्स है लेकिन कैसी है? कंजर्वेटिव। क्लियर है? दैट मीन्स जब भी आप इसका वर्क डन निकालोगे इंटीग्रेशन के माध्यम से, जब भी आप इसका वर्क डन निकालोगे तो वो वर्क डन डिपेंड ही नहीं करेगा कि व्हाट इज द पाथ, वो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एक होता है भाई डिफरेंशियल फंक्शन। जस्ट लाइक मान लो फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो, समझिए जरा। लेट्स से फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो। लेट्स से फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आई कैप के साथ x और y दोनों हैं, जे कैप के साथ भी x और y दोनों हैं, हो सकता है के कैप का भी एक फंक्शन इसमें आ जाता है। अब जब भी इस तरीके का फंक्शन आए तो देखो आपको क्या करना है, ये फाइंड करने के लिए कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स लगती है, जनरली ये ही दोनों चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, पढ़ाई नहीं जाती है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको पड़ेगा। क्लियर? कैसे? मान लो ये आई कैप है, जब भी आपको पता करना है कि इस तरीके का फंक्शन कंजर्वेटिव है कि नहीं तो क्या करें भाई? मान लो ये आई कैप है, क्लियर एकदम। अब आई कैप मतलब x, y के फंक्शन को आप क्या मान लो? कांस्टेंट, और x को क्या कर दो? इंटीग्रेट। y को क्या मान लो? कांस्टेंट, और x को क्या कर दो? इंटीग्रेट। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, तो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर वाई क्यूब। इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x स्क्वायर वाई क्यूब। सेम केस यहाँ पर आप पहुँचे, क्लियर एकदम। ये क्या है? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जे कैप का फंक्शन है।
यहाँ पर आप क्या काम करो, जे कैप का फंक्शन है तो एक्स जो दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान लो, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। देखो दोनों सेम आ गए। जब भी ऐसा हो ये दोनों सेम आ जाए दैट मीन्स आप समझ लेना कि ये क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है और एक ऐसी फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान रखिएगा मेनली मोस्टली क्वेश्चंस इन दो से ही आते हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, कांस्टेंट फोर्स हो, दूसरी क्या हो गई, इस तरीके का फंक्शन हो, तीसरी अगर मान लो आई कैप में एक्स और वाई जेड सभी हैं तो क्या करोगे, मान लो आई कैप है तो कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, हियर कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई, अगर जेड भी है तो कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट ऑफ जेड। अगर दोनों या तीनों सभी के सभी सेम आ जाए तो इट मीन समझ लेना वो फोर्स, ये फंक्शन कैसा है, परफेक्ट डिफरेंशियल, और ये फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव इन नेचर, क्लियर है। ये तो हो गया भाई मैथमेटिक्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की मैंने प्रॉपर्टी भी बता दी कि भाई वर्क डन जो है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट है, और मैंने आपको बता दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली, उसको हम 5-10 मिनट बात करेंगे उस पर। मैंने 12th क्लास में आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सॉरी 11th क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब ये जो mgh है ये कोई, इट इज़ नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ किसी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि यार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, रॉन्ग। Potential energy is always a stored form of energy. It is always stored in a system. When it will store? When some external agent will do some work against conservative field, conservative force. This is most important point जो कि मैंने अभी बोला है। Potential energy is a stored form of energy which is stored in the system. कब? When external agent do some work against conservative field and against conservative force, क्योंकि इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और जो सिग्निफिकेंस होता है वो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक रेफरेंस लेवल है, लेट्स से रेफरेंस लेवल 1, ये एक रेफरेंस लेवल है, लेट्स से रेफरेंस लेवल इज 2, क्लियर है एकदम। यहाँ पर मेरे पास एक बॉल रखी हुई है, उसका मास है m, वेट लग रहा है नीचे विच इज़ mg, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, क्लियर। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा, लेट्स से कैलकुलेशन फ्रॉम रेफरेंस 1 एंड कैलकुलेशन फ्रॉम रेफरेंस 2। अगर मैं रेफरेंस 1 की बात करूँ तो क्या फ़िलहाल अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस हाइट, यस। तो यू आई कितना हो गया, एम जी एक्स। रेफरेंस 2 की बात करूं तो यू आई कितना हो गया, 0। देखिए सेम बॉल और रेफरेंस चेंज करने पे यू आई चेंज हो गया, दैट मीन्स यू आई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। आप समझिएगा, यहाँ से देख रहे हो तो सर यू आई है, यहाँ से देख रहे हो सर 0 है। और ये बात भी क्लियर है कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ से यू आई इसलिए है क्योंकि आप यहाँ से इस बॉल को उठा करके यहाँ लेके गए होंगे अगेंस्ट एम जी एच। अब मान लो मैं इस बॉल को उठा करके एच हाइट तक ले जाऊँ एंड आई डू सम पॉजिटिव वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ी होगी मुझे, एम जी, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी फोर्स से ऊपर चला जाएगा, एम जी सर इसके वेट के बराबर विदाउट एक्सेलरेटिंग, क्लियर। तो जब मैं इस बॉल को यहाँ ले गया तो फ्रॉम रेफरेंस 1 अब कितनी एनर्जी हो गई इसमें, फाइनल कितनी एनर्जी हो गई,
mgx प्लस h, और फ्रॉम रेफरेंस टू कितनी हो गई mgh। देखो अभी भी अलग अलग, लेकिन जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी है, जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वो दोनों केस में क्या है, वो दोनों केस में क्या है mgh। दैट मीन्स चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस। सिग्निफिकेंसी चेंज का है, while initial or final it will depend on the reference from where you are taking the coordinates, from where you are taking the situation, it will depend, but change in the potential energy is independent, it's independent on the reference level। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So this is the significance of potential energy। तो ध्यान रखना है आपको, potential energy is a stored form of energy, it is always stored in the system। और यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, अर्थ और ग्राउंड, सॉरी यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, दिस बॉल एंड दिस अर्थ बॉल सिस्टम। क्लियर है? तो उसको ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल एजेंट डू सम वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वो ही वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। और यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, सिस्टम ऑफ टू और मैनी मोर चार्जेस। यहाँ पर सिस्टम क्या होंगे, सिस्टम ऑफ टू और मैनी मोर चार्जेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को चार्जेस के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? चार्जेस के रेफरेंस में। चलिए देखते हैं। लेट्स से, मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए देयर आर टू चार्जेस, ये एक चार्जेस है Q1, ये एक चार्ज है Q1। लेट्स से दिस इज फिक्स, ये चार्ज फिक्स है किसी भी तरह में। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया Q1। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं आया तो फिर तो भूत है ये। लेट्स से एक चार्ज है Q1, क्लियर है। एक दूसरा चार्ज है लेट्स से Q2 एंड बोथ आर पॉजिटिव फिलहाल Q2। सो ये वाला चार्ज इसको क्या ही करेगा, हमेशा रिपेल। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। अब मान लो मुझे इस चार्ज को इसके पास लेके जाना है, देखिए समझिएगा, मान लो मुझे इस चार्ज को इसके पास लेके जाना है। अगर मुझे इस चार्ज को इसके पास लेके जाना है तो अपने आप तो ये जाएगा ही नहीं, आई हैव टू डू सम वर्क। अगेंस्ट व्हाट? किसका अगेंस्ट आपको काम करना पड़ा है? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रही है। अगर आपको इस चार्ज को इसके नज़दीक लेकर के जाना है तो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, और मिनिमम कितनी फोर्स, इतनी ही फोर्स। मान लो मुझे इसको बहुत स्लोली इसको पास लेके जाना है, बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत स्लोली इसको उसके पास लेके जाना है, तो नियर एंड नियर अबाउट कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। अगेंस्ट, ये बात समझनी है आपको, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू अप्लाई फोर्स, यू हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट योर वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम क्या होगा, द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस। क्लियर है एकदम? और आपको फील भी होगी, मान लो मैं फोर्स लगा करके इस चार्ज को यहाँ तक ले आया, और जैसे ही मैं अपनी फोर्स, जैसे ही मैं अपना हाथ यहाँ से हटाऊंगा, ये चार्ज इधर की तरफ मूव कर जाएगा। दैट मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी आई। अब वो एनर्जी आई कहाँ से होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो सम पोर्शन शुड डिक्रीज, और वो पोर्शन किसका है, अरे पोटेंशियल एनर्जी का है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, यू आर डूइंग सम वर्क, वो वर्क कहाँ गया, ऐसे सोचते हैं फिजिक्स में। If you are doing some work in displacing this charge from here to here, where this work will go? That work will go, that work will increase the potential energy of the system.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। अब मान लीजिए इनिशियली इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? R1। सो ये क्या हो गया आपका? दिस इज व्हाट द लेट्स से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? इनिशियल लेट्स। क्लियर है? अब मान लो मैं इस चार्ज को खिसकाता हुआ यहां तक ले आया Q2 and this distance is let's say R2। क्लियर है ना? और ये क्या हो गया आपका लेट्स से फाइनल सिचुएशन। ये हो गई इनिशियल सिचुएशन, इसको थोड़ा सा और गैपिंग से बना देते हैं। ये क्या हो गई? इनिशियल सिचुएशन, और ये क्या हो गई? फाइनल सिचुएशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो फोर्स यहाँ पर लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी K(Q1Q2)/r², ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो जो आप फोर्स लगाओगे वो भी एक वेरिएबल होगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क वाले चैप्टर में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। कांस्टेंट फोर्स हो तो डायरेक्ट कर देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल फोर्स क्या है? वेरिएबल। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। उसके लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में n नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लेता हूँ। लेट्स से फिलहाल यहाँ पर दूरी कितनी है? r। क्लियर है एकदम? यहाँ पर ये वाला चार्ज जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ F इलेक्ट्रिकल, वो कितनी होगी? F इलेक्ट्रिकल कितनी होगी? F इलेक्ट्रिकल जो लगा रहा होगा वो कितनी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स K(Q1Q2)/r²। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। आप जो फोर्स लगा रहे होंगे वो किधर की तरफ लगा रहे होंगे? आपकी फोर्स किधर लग रही होगी? जस्ट अगेंस्ट F एक्सटर्नल। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ? F एक्सटर्नल नियरली इक्वल्स टू माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर F कंजर्वेटिव। दैट मीन्स हेयर वो किसके बराबर होगी? माइनस K(Q1Q2)/r²। क्या यहाँ तक मेरा पॉइंट क्लियर? अब मान लो मैं इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज dr। ये मैंने dr इतना बड़ा दिखाया, लेकिन dr आपको पता ही है, d इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मतलब ये यहीं पर ही मैंने इसको शिफ्ट किया है, वेरी स्मॉल शिफ्टिंग। सो यहाँ से लेके यहाँ तक इस फोर्स में कोई खासा अंतर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि dr इज़ वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक तो फिलहाल फोर्स क्या है? कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैं लगा सकता हूँ F.dr, मतलब F.dr। तो यहाँ से और यहाँ तक डिस्प्लेस करने में इसको बहुत ही स्लाइट वर्क करना पड़ा होगा, लेट्स से dw। और किसने वर्क किया है? एक्सटर्नल एजेंट ने। किसने वर्क किया है? एक्सटर्नल एजेंट ने। तो जो dw होगा, अब पॉइंट ये है वर्क डन किसका? सारा खेल किसका? वर्क डन किसका? दो फोर्सेस लग रही हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। आप वर्क डन किसका निकाल रहे हो? एक्सटर्नल एजेंट का। तो ये जो स्मॉल वर्क डन निकाला आपने एक्सटर्नल एजेंट का, वो क्या होगा? F एक्सटर्नल डॉट dr। F एक्सटर्नल भी इधर और dr भी इधर, तो डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल इंटू dr। अब भैया F एक्सटर्नल किसके बराबर है? माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिकल। दैट मीन्स माइनस ऑफ K(Q1Q2)/r² इंटू dr। ये क्या निकाला आपने? dw, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम?
इंटीग्रेट। यहाँ पर किसकी लिमिट आती है इनिशियल, यहाँ पर किसकी लिमिट आती है फाइनल। तो इनिशियली ये कितनी दूरी पर था, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। इनिशियली Q2 Q1 से कितनी दूरी पर था R1, यहाँ पर किसका सिचुएशन आएगी इनिशियल, और फाइनल सिचुएशन में क्या हो गया R2, ये क्या है फाइनल। क्लियर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे K Q1 Q2 तो क्या है कांस्टेंट, दैट मीन्स मैं किसको क्या लिख सकता हूँ माइनस K Q1 Q2 1/r² dr, लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी R1 से R2। अब देखो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/r, x की पावर n का क्या होगा x की पावर n+1/n+1, तो 1/r² का क्या होगा -1/r, माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया K Q1 Q2 सॉल्व करेंगे 1/r2 - 1/r1, समझिएगा। सो ये आपने निकाल दिया वर्क डन, ये आपने क्या निकाल दिया वर्क डन। तो क्या निकला सिचुएशन क्या निकली, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, सिचुएशन क्या निकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था R1 वाला, फाइनल पॉइंट क्या था R2 दूरी वाला, वो क्या निकल के आ गया K Q1 Q2 बाय R2 माइनस K Q1 Q2 बाय R1। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनना है। वर्क डन किसका है एक्सटर्नल एजेंट का, यहीं कंफ्यूज करता है आपको वो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वो ये एक्सप्रेशन आया है। क्लियर है एकदम। अब याद कीजिए आपको 11th क्लास में वर्क वाले चैप्टर में आपको सिखाया गया होगा कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल। ये तो यहीं से ही दिख रहा है, ये तो यहीं से ही दिख रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और क्या सिखाया गया था, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करना सिखाया गया था, डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, या फिर यहां पर वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल के लिए क्या लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल। सो डेल्टा U को कैसे डिफाइन करना सिखाया गया था आपको 11th क्लास में, याद कीजिए। डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दिस इज व्हाट कंजर्वेटिव, फिलहाल दिस इज व्हाट कंजर्वेटिव, इसको इलेक्ट्रिकल ना लिखने की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ कंजर्वेटिव। क्लियर है। डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पर मैंने क्या निकाला है आपको, ये क्या निकाला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये क्या होगा किसके बराबर होगा डेल्टा U के, ये किसके बराबर होगा डेल्टा U के। और डेल्टा U क्या होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल मतलब U इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ R। U फाइनल मतलब दिस सिचुएशन, U initial मतलब this situation, that means U as a function of R2 minus U as a function of R1। इस पूरी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखिए। This is the work done by external agent in bringing a charge from its initial configuration to final configuration, which is let's say distance from R1 to R2 will be equals to K Q1 Q2 by R2 minus K Q1 Q2 by R1, which will be equals to delta U. Why delta U? Because we calculate this work done by external agent, which is equals to U final minus U initial, which is equals to U as a function of R2 minus U as a function of R1। क्लियर एकदम। तो ये तो आपने निकाल दिया चेंज। मान लो मुझे किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो, तो किसी भी एक पॉइंट पर मैं क्या ले लेता हूँ जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये अपना रेफरेंस लेवल है, ये अपना रेफरेंस लेवल है, यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास कितना है m। आप इसको h हाइट तक लेके गए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या डिफाइन कर दी mgh। ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है डेल्टा U बराबर mgh, विच इज़ U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर mgh। और आप यहाँ पर यहीं पर आप पोटेंशियल एनर्जी को mgh तब बोलते हो जबकि यहाँ पर आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया हुआ है जीरो।
अगर इसको आपने 0 लिया हुआ है तब आप इसको बोलते हो mgh। मान लो मैं कहूँ कि नहीं, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूँ लेट्स से 2, कोई बात नहीं भाई, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी mgh प्लस 2, लेकिन देखो चेंज mgh ही है, सिग्निफिकेंस चेंज का ही होता है। क्या मेरी बात समझ? इनिशियली पे आप कुछ भी ले सकते हो, देखो 0 की जगह मैंने 2 ले लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कितनी होगी mgh प्लस 2, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो इसका है, चेंज का। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent in bringing this ball from here to here will be equals to mgh, and that mgh is the change in the potential energy of this ball in the ground system from here to here. Same case here. अब यहाँ पर भी मान लो मुझे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो, तो किसी एक पॉइंट पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 लूँगा और वो पॉइंट क्या लेता हूँ मैं, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ दूसरा पॉइंट अमेरिका चला गया, नहीं, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यार एक पॉइंट मान लो यहाँ है, मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ख़त्म हो गई है, तो ये वाला चार्ज सिर्फ यहीं तक ही फोर्स लगाएगा, तो इस वाले चार्ज के लिए ये दूरी भी क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ पर रखे चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। क्लियर? तो इनिशियल पॉइंट अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ, वहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगा, 0, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। सो अगर मैं R1 को क्या ले लूँ, इन्फिनिटी, सुनिएगा जरा, अगर मैं R1 को क्या ले लूँ, R1 को मतलब कि इनिशियल पॉइंट को क्या ले लूँ, इन्फिनिटी, तो UR1 कितना हो जाएगा, UR1 कितना हो जाएगा, 0, और ये भी कितना हो जाएगा, 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपली U एज अ फंक्शन ऑफ R क्या आ गया, KQ1 Q2 बाय R, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। So what is the expression of potential energy between two charges at r distance apart? It is KQ1 Q2 by R। लेकिन ये कब है, जब मैंने इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले ली, 0। अगर मान लो इनिशियल पॉइंट पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 की बजाय ले लेता हूँ 2 या 3 या 4 या XYZ, तो फाइनल पे क्या हो जाएगी, KQ1 Q2 by R प्लस दैट XYZ, बट चेंज इज अगेन KQ1 Q2 by R। सारा सिग्निफिकेंस चेंज का है, चेंज कितना आया, KQ1 Q2 by R, क्योंकि वो चेंज क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगेन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज जूल, और ध्यान रखिएगा व्हाइल यूजिंग दिस एक्सप्रेशन पुट द प्रॉपर साइन ऑफ चार्जेस, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट द चार्जेस विद प्रॉपर साइन। So this is the expression of potential energy between two charges, KQ1 Q2 by R। सिग्निफिकेंस समझिए, सिग्निफिकेंस ये तब है जब मैंने इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी मानते हुए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। कोई कहेगा सर मैं नहीं मान रहा, तो मत मान, फाइनल पे क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 by R प्लस जो भी आपने माना है, लेकिन अगेन चेंज क्या हो गया, 0। और सारा खेल किसका होता है, चेंज का। सारा खेल ही किसका होता है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का। सारा खेल किसका है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक कंसेप्ट्स को नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। वर्क डन बाय दिस, वर्क डन बाय दैट, सारा कन्फ्यूज़न ही यहाँ पर है। ये मैं निकाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर आपको कोई पूछ ले, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में व्हाट इज़ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कुछ नहीं करना, चुपचाप जो भी आंसर है उसके आगे माइनस साइन लगा देना है, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और जो कार्य आपने किया इन डिस्प्लेसिंग दिस चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट विल चेंज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। और इस तरीके से हमने यू का एक्सप्रेशन निकाल लिया। इस लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।